Hey everyone, I hope you all are doing well in your lives and in your academics as well. Here I am your educator Jyotika Paliwal और मैंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है दैट इज लाइफ साइंस विद ज्योतिका। और यहाँ पर हम कवर करेंगे जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों को। आपको यहाँ से पढ़ के आपको अपने जो अपकमिंग एग्जाम है जैसे कि सीएसआईआर का एग्जाम है उसमें आप लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा आईसीएमआर के एग्जाम में और आपको पता है गेट के भी एग्जाम उसके भी फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम में और उसका एग्जाम होता है फरवरी में। तो वहां भी अगर आप गेट एक्सेल वहां पर देते हो तो उसमें भी ये आपको मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर आप एमएससी में हो, जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, वहां भी आपको ये मदद होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसआईआर की जो यूनिट 5 है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इस यूनिट को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज हम थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। बट ये मत सोचिएगा कि ये बेसिक्स हमारे कुछ काम का नहीं है। हमेशा जो बेसिक होता है वो आगे के लिए मदद करता है कि जब आप प्रॉपर एक लेंदी यूनिट पढ़ने जाओगे तो आप वहां पर इन चीजों को क्या कर पाओगे, मिक्स कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी को। सबसे पहले देखिए जो हमारी बुक है गिलबर्ट, ये जो सारे नोट्स हैं ये स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं। जो गिलबर्ट और माइकल बेरेसी का एकदम नया 13th एडिशन आया है वहां से ये नोट्स है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन द सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स दैट ड्राइव चेंजेस इन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ओवर अ टाइम। भाई ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये सेल्युलर और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करता है जो कि क्या करते हैं, और ये मैकेनिज्म्स क्या करते हैं, ये सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में चेंजेस लाने का काम करते हैं ओवर अ टाइम। ठीक है, और कब से कब तक ये मैकेनिज्म्स ऐसे नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, नहीं। आपका पूरा जो लाइफ है फर्टिलाइजेशन से लेकर एजिंग तक की प्रोसेस तक, बुढ़ापे तक की प्रोसेस तक ये क्या करते हैं, ये जो मैकेनिज्म्स है ये सेल्स में, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में चेंज लाने का काम करते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन्हीं मैकेनिज्म्स को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिलेबस देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 यूनिट्स है और इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है। बहुत लेंदी यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कम से कम 35 मार्क्स का पेपर तो आपको यहाँ से आराम से मिलेगा, 35 मार्क्स का। और जिसने इसको पढ़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत टफ क्वेश्चन बन के आते हैं। ये पूरा रटने वाली चीजें हैं, जिसको याद है वो कराएगा, जिसको नहीं याद वो नहीं कर पाएगा। तो साथ के साथ बस ये है कि भाई हमारा रिवीजन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या चले आते हैं, किस तरीके से गैमेट्स जनरेट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जैसे कि मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कैसे चलता है। इसके अलावा सी एलिगन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ड्रोसोफिला, बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स का हम फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ के साथ अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट का मतलब भाई फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, अब वो जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 से 4, 4 से 5, 6 सेल बनाएगा। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं अर्ली डेवलपमेंट, शुरुआती जो आप डेवलप कर रहे हो माँ के पेट में। ठीक है, थर्ड आ जाता है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स। भाई अब मॉर्फोलॉजी कैसे क्रिएट हो रही है, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं एनिमल्स के अंदर, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा प्लांट्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, एक नाम चला आता है यहाँ पर प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर भी हम गैमेटोजेनेसिस को भी पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में, उसे हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे अराबिडोप्सिस का।
ठीक है। तो ये सब, इसके अलावा रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सारी चीजें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर चली आती है। साथ के साथ प्रोग्राम सेल डेथ, पीसीडी, एजिंग की प्रोसेस एंड सेनेसेंस, ये सब पार्ट है आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक बेसिक से। आपकी बुक क्या कह रही है, देखो क्या कह रही है, इंट्रोडक्शन बता रही है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, कि इन द टाइम बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एम्ब्रियो। कि भाई जो आपका टाइम होता है, कौन सा टाइम, फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों गैमेट्स का आपस में सिनगेमी हुआ, दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बना, वहां से लेकर के जब तक कि आप जन्म नहीं ले लेते हो, बर्थ नहीं ले लेते, उसके बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, आप माँ के पेट में हो, एम्ब्रियो की फॉर्म में हो। ठीक है, एज एन एम्ब्रियो यू हैड टू बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब जब आप एम्ब्रियो की फॉर्म में हो, उस दौरान एक सिंगल सेल हो, अभी आप जाइगोट हो, आपको सिंगल सेल से खुद को ही क्या करना है, बिल्ड करना है। यू हैड टू रेस्पायर बिफोर यू हैड लंग्स। आपको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा जिससे पहले कि आपके पास लंग्स हैं। आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा जिससे पहले कि आपके पास गट है। आपको बोन्स बिल्ड करना पड़ेगा जब आप क्या हो, अभी पल्पी हो, अभी बस आप एक मांस का टुकड़ा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोन्स को भी खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। एंड एंड फॉर्म ऑर्डरली एरेज ऑफ न्यूरॉन्स बिफोर यू न्यू हाउ टू थिंक। और अभी आप ये भी नहीं जानते कि सोचते कैसे हैं, अभी आपको सोचना भी नहीं आता है, लेकिन उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूरॉन्स को एक ऑर्डरली वे में क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सब आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग दैट मोस्ट ह्यूमन एम्ब्रियोज डाई बिफोर बीइंग born। तो इसीलिए ये कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज भी नहीं है कि जिससे पहले कि बहुत से बच्चे जन्म लें, उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, वो बहुत से ह्यूमन एम्ब्रियोज खत्म हो जाते हैं, माँ के पेट में ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि आप अभी एक प्रॉपर ह्यूमन बने भी नहीं हो, उससे पहले ही आपको सब कुछ खुद ही करना है यहाँ पर। ठीक है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट स्प्रिंग फोर्थ फुली फॉर्म। अभी कह रहे हैं कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो एकदम से बन के तैयार हो जाते हैं कि भाई आज जाइगोट बना, 2 दिन के अंदर जो है आपका जन्म हो गया और आप बड़े हो गए। नहीं, जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत क्या है, रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है। दे अराइज बाय अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज दैट वी कॉल डेवलपमेंट। तो ये जो आपका एक स्लो प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव आपके चेंजेस का, कि आप बड़े हो रहे हो, बन रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और यही जो समय है आपका, मेनली यही एम्ब्रियो वाला टाइम, जब आप डेवलप कर रहे हो माँ के पेट में, उसी दौरान ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे एम्ब्रियो के बारे में और डेवलपमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में। आगे देखिए, इन मोस्ट केसेस द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स विद इन विद अ सिंगल सेल, वो क्या होती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, एक सिंगल सेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि ये जो सिंगल सेल है क्या है, वो एक एग सेल है। और एग सेल क्या कर लेती है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी कर लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो यही जो आपकी सिंगल सेल है, यहीं से एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का शुरुआत होती है। एंड द जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली। अब ये जो जाइगोट है, ये क्या करता है, माइटोसिस की प्रोसेस करता है, डिवाइड होता है, और क्या बनाता है, सेल। सारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सबको प्रोड्यूस करता है, चाहे वो हार्ट की सेल्स हैं, चाहे वो लिवर की सेल है, चाहे वो लंग की सेल है, चाहे वो नॉर्मली स्किन सेल है, सब कौन बनाएगा, यहाँ पर जाइगोट ही माइटोटिकली डिवाइड होके ये सारे काम करेगा। द स्टडी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, तो ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो कि एक जाइगोट की प्रोसेस से लेकर आप क्या कर रहे हो, बर्थ ले रहे हो, तो ये जो एक एनिमल डेवलपमेंट की स्टडी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ,
आप क्या कहलाते हो? एम्ब्रियो। और उस दौरान का जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। आफ्टर दैट फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। भाई फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच का जो टाइम है, जो ये फेज है, इस दौरान जब आप एम्ब्रियो कहे जा रहे हो, तो ये जो डेवलपमेंट की स्टडी है इसी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। बट डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट बर्थ। बट आपको ये नहीं समझना कि हाँ पैदा हो गया, बस बर्थ हो गया, तो अब डेवलपमेंट यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन एडल्टहुड में भी डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नेवर स्टॉप डेवलपिंग। बल्कि कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेवलप करना बंद ही नहीं करते, लास्ट टाइम तक भी, डेथ के टाइम तक भी वो डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपनी ही बात करें तो हमारी बॉडी में ईच डे, हर दिन हम क्या कर रहे हैं? मोर देन ए ग्राम ऑफ स्किन सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। 1 ग्राम से भी ऊपर स्किन सेल्स डेली बेसिस पे रिप्लेस होती हैं। पुरानी मरती है, नई बनती है, पुरानी मरती है, नई बनती है। ये डेली चल रहा है आपकी बॉडी में। इवन अवर बोन मैरो सस्टेन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ मिलियंस ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स एवरी मिनट ऑफ अवर लाइफ। और हर मिनट, आपके जीवन के हर मिनट में जो बोन मैरो है वो क्या कर रहा है? मिलियंस में नई रेड रेड ब्लड सेल्स का डेवलप कर रहा है। ठीक है। प्लांट्स एग्जिबिट कैपेसिटी फॉर परपेचुअल ग्रोथ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्लांट्स में तो परपेचुअल ग्रोथ देखने को मिलती है। परपेचुअल का मतलब क्या है? नेवर एंडिंग, ऐसी ग्रोथ जो कभी रुकती नहीं। इसलिए आप देखते हो कि प्लांट्स कितने लंबे लंबे हो जाते हैं, प्लांट्स कितनी ग्रोथ कर लेते हैं, उनको काटना पड़ता है क्योंकि उनकी रूट्स बहुत ज्यादा फैलने लगती हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अगर किसी घर के बगल में कोई बहुत बड़ा प्लांट है उसे काट दिया जाता है, क्योंकि उसकी रूट्स क्या कर सकती हैं? उस वो जो हाउस है बगल में उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा नेवर एंडिंग ग्रोथ। और इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा प्लांट में किस टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आप कहोगे इनडिटर्मिनेट। भाई हम तो फिर भी, हमारी एक ग्रोथ डिटर्मिनेट है। हमने ज्यादा से ज्यादा 5 फीट या 6 फीट की एक हाइट पकड़ी, हमारी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है। हाँ, सेल्स हमारी मरती हैं, बनती हैं, मरती हैं, बनती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो एक ग्रोथ है, लंबाई है, वो हमारी क्या है? डिटर्मिनेट है, वो एक जगह पे आके स्टॉप हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि आप इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट का नाम है हाइपेरियन। क्या नाम है? हाइपेरियन। ये एक तरीके से जीके का भी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज भी बढ़ रही है आपकी, कि इस वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है, सबसे लंबा पेड़ है, वो क्या है? हाइपेरियन है। ये एक तरीके का रेडवुड सिक्योआ प्लांट है, जिसकी लंबाई कितनी है? 114 मीटर्स, मतलब के 375 फीट। 375 फीट टॉल प्लांट है ये, विच इज 70 फीट टॉलर देन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे भी कम से कम 70 फीट लंबा ये प्लांट है। और यहाँ पर आपको 2 रिसर्चर्स देखने को मिल रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मकड़ियां लटकी हुई हैं ब्रांचेस पर से, ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्लांट्स में कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है? नेवर एंडिंग ग्रोथ देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि एनिमल की लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? हम ऐसे सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जिससे क्या होता है? सेल्स में चेंजेस आते हैं, ऑर्गन में चेंजेस आते हैं, टिश्यूज में चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं एनिमल की पूरी लाइफ साइकिल में भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ही अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, मोस्ट एनिमल्स वेदर अर्थवर्म और ईगल, टर्माइट और बीगल, अगर आप देखें ज्यादातर जो एनिमल है, चाहे आप वो एक कैचुए की बात करें, अर्थवर्म की बात करें, ईगल की बात करें, चाहे आप टर्माइट की बात करें, दीमक, बीगल की बात करें, एक डॉग की स्पीसीज है बीगल। ठीक है ना, डॉग की एक प्रजाति है, ब्रीड है बीगल। तो इन सभी में आप देखें, ये सभी क्या करते हैं? सिमिलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से पास होते हैं। सबसे पहले लाइक फर्टिलाइजेशन होता है हमेशा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्लीवेज देखने को मिलेगा, माइटोटिकली वो डिवाइड करेगा।
देन गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, अभी हम देखेंगे क्या होती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज। देन ऑर्गन्स का जनरेशन होता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स बन के तैयार होते हैं। देन बर्थ होगा, या फिर एक प्रोसेस जिसे हम हैचिंग बोलते हैं, ठीक है, ये देखने को मिलेगी। उसके बाद काफी ऑर्गेनिज्म में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस भी देखने को मिलती है, ये भी हम देखेंगे क्या होता है मेटामॉर्फोसिस। एंड दोबारा क्या होगा भाई, गैमेटोजेनेसिस, दोबारा से जो भी यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें भी अब गैमेट्स बन के तैयार होंगे, और वो गैमेट्स फिर आगे फर्दर फ्यूचर जनरेशन में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म बना है वो भाई एज के साथ क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो यही एक क्या चलता है यहाँ पर, पूरा एनिमल का लाइफ साइकिल चलता है। तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों को हम क्या करते हैं, ब्रीफ में समझते हैं। अब फर्टिलाइजेशन तो आई होप सबको आता होगा। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेच्योर सेक्स सेल्स। भाई जो एक दो मेच्योर सेक्स सेल्स हैं, वो जब फ्यूज करती हैं आपस में, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज एग, जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तभी क्या होता है, वहां से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर आपकी देखने को मिलती है। द फ्यूजन ऑफ द गैमेट सेल्स स्टिमुलेट द एग टू बिगिन डेवलपमेंट एंड इनिशिएट्स अ न्यू इंडिविजुअल। जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, और एग में क्या देखने को मिलता है भाई, आपका एग है मान लो इस तरीके से, इस एग में क्या हो गया, इस स्पर्म ने एंटर कर दिया, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए। अब एग क्या करेगा, यहाँ पर एग में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, स्टिमुलेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पर ये डेवलपमेंट को इनिशिएट करेगा और एक न्यू इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाएगा। द सब्सिक्वेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट न्यूक्लियाई, आपको पता है कि यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन होने के साथ साथ दोनों गैमेट्स का न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज होते हैं, कि लाइक ये एग का न्यूक्लियाई है, एग का डीएनए है, और यहाँ पर स्पर्म का भी डीएनए है, ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियाई न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज करते हैं, और क्या मिलता है, एम्ब्रियो को उसका जीनोम मिल जाता है। भाई हमें पता है हैप्लॉइड एक सेट जो है क्रोमोसोम का मदर से आ रहा है, एक सेट क्रोमोसोम का फादर से आ रहा है, और क्या हो जाएगा, जो जाइगोट है उसको डिप्लॉइड पूरा टू सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। दैट हेल्प्स इंस्ट्रक्ट द एम्ब्रियो टू डेवलप इन अ मैनर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, एक बच्चा थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स से क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से ही तो जीन्स मिले हैं, अपने पेरेंट्स से ही तो उसे डीएनए मिला है, ठीक है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के सिमिलर होगा। जैसे हम बोलते हैं एक बच्चे की जो, इसकी जो नाक है वो पापा पे चली गई, या इसके जो बाल है करली वो मम्मी पे चले गए, क्योंकि ये जो जीन्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, मदर और फादर से ही यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब फर्टिलाइजेशन की जैसी प्रोसेस हुई, जाइगोट यहाँ पर बना। अब जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज की प्रोसेस होगी। देखो, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो होता है डिवीजन, ठीक है, और एक होता है क्लीवेज। देखो क्या डिफरेंस है, डिवीजन का मतलब तो भाई ये एक सेल है, ये टूट रही है, क्या बना रही है, दो सेल बना रही है, इसे बोलते हैं डिवीजन। लेकिन जाइगोट बेसिकली क्लीवेज शो करता है। क्लीवेज क्या है, बहुत तेजी से चलने वाली प्रोसेस है, बहुत जल्दी। आपको एक बात पता होगी, डिवीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, जब सेल डिवाइड करती है, चार फेजेस यहाँ पर देखने को मिलती है, चार स्टेजेस होती है, G1, S, G2 और M। दो तो ग्रोथ फेजेस या फिर गैप फेजेस भी इन्हें बोलते हैं, और साथ में जहां पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एट देन लास्ट में आपका माइटोसिस हो जाता है। लेकिन क्लीवेज की प्रोसेस में हमें किसी भी तरीके के ये गैप फेजेस देखने को नहीं मिलते, G1 G2 फेज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। डायरेक्ट यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करता है और डिवाइड हो जाती है सेल, फिर डीएनए रेप्लिकेट करता है, डिवाइड हो जाती है सेल, यहाँ पर ग्रोथ नहीं होता सेल्स का, ठीक है। तो क्लीवेज में यही डिफरेंस है, क्लीवेज में और एक प्रॉपर डिवीजन में यही डिफरेंस है। तो क्लीवेज क्या है, एक तरीके की सीरीज है किसकी, माइटोटिक डिवीजन्स की, जो कि तुरंत आपको फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिलती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जाइगोट बना, जाइगोट में अब क्या होगा, क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली यहाँ पर क्या होगा, सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर दें।
ड्यूरिंग क्लीवेज, अब देखो क्लीवेज के दौरान जो इनॉर्मस वॉल्यूम है जाइगोट के साइटोप्लाज्म का, मान लो फॉर एग्जांपल, वन सेकेंड, देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, जाइगोट प्रेजेंट है, ये रहा। ये जो जाइगोट का ये जो इनॉर्मस वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसमें डिवाइड होता है, छोटी छोटी सेल्स में। अभी मैंने आपको बताया ड्यूरिंग क्लीवेज हमें किसी भी तरीके की ग्रोथ फेजेस देखने को नहीं मिलती हैं। डायरेक्ट सेल्स क्या होती हैं, रेप्लिकेट होता है, उनमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है और वो माइटोसिस करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये जो जाइगोट का ही साइटोप्लाज्म है, ये छोटी छोटी सेल्स में क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्मॉलर सेल्स में ये टूटना शुरू हो जाएगा। यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, याद रखना। ठीक है, तो जो ये जाइगोट का क्या बोल रहा है, इनॉर्मस वॉल्यूम है, यही क्या होगा, डिवाइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई सेल ग्रोथ भी करेगी, बड़ी भी होगी, तो जाइगोट का वॉल्यूम भी और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, नहीं, ऐसा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ड्यूरिंग क्लीवेज। वो जितना भी जाइगोट का वॉल्यूम है वही क्या होगा, छोटी छोटी सेल्स में टूटेगा, और उन छोटी छोटी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेस। ठीक है, तो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स आपकी बनती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कह देते हैं। By the end of the cleavage, blastomeres have usually formed a sphere known as blastula. और जैसे ही क्लीवेज की प्रोसेस खत्म होगी, ब्लास्टोमेयर्स का क्या बनेगा, एक गोला जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी, कम से कम जो है 200 250 300 सेल्स बन के तैयार होंगी। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला स्टेज कह देते हैं। ठीक है, आफ्टर द रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन स्लोज डाउन, अब धीरे धीरे क्या होगा, जो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, क्लीवेज की प्रोसेस चल रही है, वो धीरे धीरे क्या होगी, अब स्लो डाउन होगी, धीरे धीरे नीचे गिरेगी। अब तक बहुत तेजी से जो है डिवीजन चल रहा था, कम से कम 250 300 सेल्स आपसे ऊपर आपकी सेल्स बन के रेडी हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो जाएगा, ये क्लीवेज। द ब्लास्टोमेयर्स अंडरगो ड्रामेटिक मूवमेंट एंड चेंज देयर पोजीशंस रिलेटिव टू वन अनदर। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ब्लास्टोमेयर्स है ये क्या करना शुरू करेंगी, मूव करना शुरू करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू करेंगी और अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगी रिलेटिव टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशंस को ये क्या करना स्टार्ट करेंगी, चेंज करना शुरू करेंगी। जैसे मान लो कुछ कुछ सेल्स क्या हो गई, एम्ब्रियो में ऊपर की तरफ चली गई, इस तरीके से यहाँ पहुंच गई। कुछ सेल्स हो सकता है इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाए, ऐसे करके घूम जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ये हम अभी आगे देखेंगे कि होता क्या क्या है। तो जब ये होता है, इसी प्रोसेस को, ये जो आप एक ड्रामेटिक मूवमेंट देखोगे ब्लास्टोमेयर्स का, इधर से उधर मूव करने का और उनका पोजीशन चेंज करने का, तो ये जो एक एक्सटेंसिव सेल रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलेशन। तो पहला आपने देखा फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, क्लीवेज होगा, बहुत तेजी से सेल्स डिवाइड करेंगी, एस फेज एम फेज, एस फेज एम फेज, इसीलिए क्लीवेज को एक और नाम बोलते हैं बाइफेजिक। इसको हम बाइफेजिक भी बोलते हैं, बाइफेजिक मतलब क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही फेज देखने को मिलती हैं, एस फेज और एम। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद अब क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स क्या करेंगी, अब माइटोटिक डिवीजन स्लो डाउन हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि अब डिवीजन बिल्कुल खत्म ही हो गया, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, अब स्लो डाउन हो जाएगा। देन अब क्या होगा, जो सेल्स है वो अपना जगह चेंज करेंगी, कोई सेल कहीं पहुंचेगी, कोई कहीं पहुंचेगी। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, ये जो रीअरेंजमेंट देख रहे हो आप ब्लास्टोमेयर्स का, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलेशन। और इस दौरान जो एम्ब्रियो है वो कौन सी स्टेज में होता है, गैस्ट्रोला। अभी तक कौन सी स्टेज चल रही थी, ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के बाद कौन सी स्टेज आती है, आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोला स्टेज। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद होता क्या है, इस प्रोसेस से होगा क्या, ये जो सेल्स गैस्ट्रुलेशन कर रही हैं, इधर से उधर दौड़ रही हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रही हैं, इससे हमें मिलेगा क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा गैस्ट्रुलेशन का,
3 जर्म लेयर्स यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी। एम्ब्रियो के पास क्या बनके तैयार हो जाएंगी? 3 जर्म लेयर बनके तैयार हो जाएंगी। सबसे बाहर आपको देखने को मिलेगी एक्टोडर्म, बीच में जो लेयर बनेगी उसको बोला जाता है मीजो, मिडिल वाली, और सबसे अंदर जो बनेगी उसे बोला जाता है एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 3 जर्म लेयर। और यही जो 3 जर्म लेयर्स हैं, यही आपस में क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं। जैसे मान लो ये जो मीजोडर्म है और ये जो एक्टोडर्म है, ये आपस में कुछ इंटरेक्शन शो करती हैं ये दोनों, और यही फिर इंटरेक्ट करके क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स बनाती है बॉडी का। जब हम लोग टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि भाई लिम्ब कैसे बनते हैं टेट्रापॉड्स के, तब आप देखेंगे जो टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट है वो भी एक्टोडर्म और मीजोडर्म के किससे बनता है? इंटरेक्शन से ही बनता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के, इन दोनों जर्म लेयर्स के आपस में इंटरेक्ट करने से बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3 चीजें आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा? आपकी बॉडी में ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है, जर्म लेयर्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे अब? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो वंस द germ layers are established, the cells interact with one another. अब क्या होगा? यहाँ पर जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगी? इंटरेक्ट करेंगी। एक्टोडर्म की सेल और मीजोडर्म की सेल, एंडोडर्म की सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, टिश्यूज बनाएंगी, और क्या बनाएंगी? ऑर्गन्स। ठीक है भाई, अभी तक तो एक कोई अलग सा एक फेज है आपके पास, एक ऐसा सा एक स्टेज है आपके पास जिसको हम गैस्ट्रोलाइज स्टेज बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा भाई? धीरे धीरे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म की सेल आपस में इंटरेक्ट करेंगी और इस तरीके से रीअरेंज होंगी कि वो ऑर्गन बनाएंगी। भाई जैसे कि हार्ट की अपनी एक शेप है, आपके जो ये हाथ है इनकी अपनी एक शेप है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? सेल्स को अपना अपने आप को रीअरेंज करना पड़ेगा, इस तरीके की शेप लेनी पड़ेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। केमिकल सिग्नल्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेल। और ये काम होता कैसे है? यहाँ पर क्या होता है? ये जो सेल्स है ये क्या करती हैं? आपस में केमिकल सिग्नल्स को एक्सचेंज करती है। मान लो यहाँ से इस सेल से किसी तरीके का केमिकल सिग्नल निकल रहा है और ये सेल उस केमिकल सिग्नल को रिसीव कर रही है, और इसको जो है किसी तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई आपको ये करना है या फिर आपको मेरी मदद करनी है किसी चीज को करने में। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? स्पेसिफिक ऑर्गन्स बन जाएंगे स्पेसिफिक साइट पर। ऐसा नहीं ना कि नाक यहाँ बन जाएगी कान की जगह पे या कान नाक की जगह पे, नहीं, हर एक ऑर्गन अपनी स्पेसिफिक साइट पे बन के तैयार हो जाए। चलिए, एक प्रोसेस हमने देखी थी मेटामॉर्फोसिस की, कहीं ना कहीं आप देखो ऑर्गन्स बन चुके हैं एक बेबी के, अब वो बर्थ लेगा, जन्म लेगा, कुछ भी। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस देखिए क्या होता है। बर्थ लेने के बाद बहुत से स्पीसीज में द ऑर्गेनिज्म दैट हैचेस फ्रॉम द एग और इज बोर्न इनटू द वर्ल्ड इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर। बहुत से ऑर्गेनिज्म में आप क्या देखोगे जो कि एग से हैच हुए हैं, अंडे से बाहर निकले हैं, या फिर जो भी इस वर्ल्ड में जिन्होंने जन्म लिया है, वो बचपन से ही ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। ठीक है, बजाय ऑर्गेनिज्म में आपको क्या देखने को मिलता है? मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है टू बिकम अ सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट। एक सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट बनने के लिए कहाँ से आपको होते हुए गुजरना पड़ेगा? मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। इन मोस्ट एनिमल्स द यंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लार्वा। अब जैसे आप देखो बहुत से ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? लार्वा बनता है। स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा? लार्वा देखने को मिलेगा। तो लार्वा क्या सेक्सुअली मैच्योर होता है क्या? नहीं। भाई लार्वा पहले किस में बदलेगा? प्रॉपर एक एडल्ट में बदलेगा। ठीक है, आप बहुत से ऑर्गेनिज्म की स्टेज ऐसे देखते होंगे, पहले वो लार्वा बना रहा है, ठीक है, फिर प्यूपा की एक स्टेज आती है, फिर प्यूपा से कहीं ना कहीं एडल्ट बनता है। तो ये जो लार्वा है और ये जो प्यूपा है ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं है, ये एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर है। और आपने एक और चीज भी देखी होगी कि लार्वा बहुत अलग दिखता है, ये प्यूपा बहुत अलग दिखता है एक एडल्ट से। जैसे कि अगर मैं एक फ्रॉक की बात करूं, आपने मेंढक देखा है?
उसका अगर आप बचपन का देखें, जब वो टैडपोल पानी में तैर रहा होता है, आपको कहीं से वो लगता है मेंढक जैसा, बल्कि ऐसा लगता है कोई मछली के छोटे बच्चे हैं। वो कहीं से मेंढक नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो पूंछ है वो खत्म होती है, ठीक है, उसके गलफड़े फेफड़ों में बदल जाते हैं, बहुत सी अलग अलग चीजें। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो एक सिल्क वॉर्म मॉथ्स होती हैं, द इनमें जो एडल्ट होते हैं इनके पास माउथ पार्ट्स नहीं होते। एक जो एडल्ट होता है सिल्क वॉर्म मॉथ में, इनके पास माउथ पार्ट नहीं होते, और अगर जब माउथ पार्ट नहीं है तो ये खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो लार्वा को ही इतना इनफ खाना खाना होता है कि एडल्ट हैज द स्टोर्ड एनर्जी टू सर्वाइव एंड मेट। भाई जब लार्वा की स्टेज में है ना ये सिल्क वॉर्म मॉथ, उसी दौरान इसको इतना खा लेना पड़ेगा, इतना खा लेना पड़ेगा, ताकि आगे तक का, जब तक एडल्ट क्या है बड़ा हो जाता है और वो मेट नहीं कर लेता, वो सरवाइव नहीं कर लेता, तब तक के उसके अंदर खाना स्टोर रहे। इंडीड मोस्ट फीमेल मोथ्स मेट एज सून एज दे एनक्लोज फ्रॉम द प्यूपा। इवन बहुत से फीमेल्स में आप क्या देखोगे, जैसे ही वो प्यूपा से बाहर निकल के आते हैं, तुरंत वो सबसे पहले क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। एंड दे फ्लाई ओनली वंस टू मेट एंड ले देयर एग्स, देन दे डाई। वो केवल एक बार उड़ते हैं मेट करने के लिए, अपने अंडे देंगे, वो ले करेंगे अपने एग्स को, और फिर वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि माउथ पार्ट है नहीं, खा नहीं सकते, तो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा, ये था हमारा सबसे पहला, हमने देखा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगी जाइगोट में। क्लीवेज के बाद आपको गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। गैस्ट्रुलेशन के बाद आपको ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा। देन फिर बर्थ होगा। बर्थ के बाद हमको मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। अब मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होता है, देखिए, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जैसे ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे भाई बड़ा हो रहा है बच्चा, तो उसमें क्या होगा, गैमेट्स का भी फॉर्मेशन होगा। भाई अब यहाँ पर जब आपने ये सिल्क वॉर्म मॉथ्स के बारे में जब आपने पढ़ा, तो इनके पास गैमेट्स तो रहे होंगे ना, तभी तो इन्होंने मेट किया, तभी तो इन्होंने बच्चे पैदा करे। तो गैमेटोजेनेसिस तो हुआ होगा ना इनके अंदर। तो वही अब हम पढ़ रहे हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। In many species, a group of cells is set aside to produce the next generation. बहुत सी स्पीसीज में क्या होता है, जब क्लीवेज की प्रोसेस हो रही होती है जाइगोट में, तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है। क्या करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में रोल प्ले करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वो करंट एम्ब्रियो को नहीं बना रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने की तैयारी के लिए कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कर देते हैं, अलग रख देते हैं। और यही जो सेल्स हैं, यही क्या है, आपकी गैमेट्स की प्रिकर्सर है। यही सेल आगे चल के क्या बनेंगी, गैमेट्स। यही सेल आगे चल के स्पर्म बनेंगे, यही सेल आगे चल के एग बनेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, The gametes and their precursor cells are collectively called germ cell। जो gametes होते हैं और उनकी जो precursor cells होती हैं, ठीक है, उन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। जैसे मान लो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, कुछ सेल्स को अलग से रखा हुआ है, ये सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर अब कुछ सेल्स मान लो गैमेट्स भी बन गई हैं, और कुछ प्रिकर्सर भी है, आगे ये भी गैमेट्स बनाएंगी। तो इन्हीं सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। एंड दे आर सेट असाइड फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इनको अलग से रख दिया जाता है, क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, बाकी जो बची सेल है बॉडी की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। तो ये जो सेल है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इन्हें बोलते हैं जर्म सेल। और बाकी जो सेल बची, जो आपके आंख नाक कान मुंह पूरा बॉडी बना रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो ये जो सेपरेशन है, सोमैटिक सेल्स जो इंडिविजुअल बॉडी बनाएंगी, और जो जर्म सेल है जो कि आगे नई जनरेशन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सेपरेशन हो गया ना। कुछ सेल्स को आपने क्या बोल दिया स्टार्टिंग में, भाई ये तो सोमैटिक सेल है जो बॉडी बनाएंगी, और ये जो अलग से हमने सेल रख दी है, ये क्या बनाएंगी, ये नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी करेंगी। तो ये जो सेपरेशन हुआ है, इट इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन टू ऑकर ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग एनिमल के डेवलपमेंट में जो सबसे पहला डिफरेंशिएशन होता है, वो यही होता है कि कुछ सेल्स को
अलग रख दिया, दैट इज जर्म सेल्स जो आगे रिप्रोडक्शन करेंगी, बाकी सेल्स बॉडी बनाएंगी। द जर्म सेल्स इवेंचुअली, अब धीरे धीरे क्या होगा, मान लो भाई आपका ये क्या था, एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो में आपने यहाँ कहीं इन सेल्स को रख दिया था साइड में, लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल्स माइग्रेट करेंगी, माइग्रेट करके कहाँ आएंगी, गुनैड्स में आएंगी भाई, जैसे कि एग सेल है वो ओवरी के अंदर एंटर करेंगी, या फिर जो स्पर्म सेल्स है वो मेल में टेस्टिस, जो भी गोनैड्स है रिस्पेक्टिव गोनैड्स में क्या करेंगी, वो माइग्रेट करेंगी, उनके अंदर जाएंगी, वेयर दे डिफरेंशिएट इनटू गैमेट्स, और वही जाकर ये जो सेल्स है, जर्म सेल्स है, ये किस में चेंज होंगी, गैमेट्स में, वहीं जाकर ये टेस्टिस के अंदर पहुंचकर ये जर्म सेल्स स्पर्म बनाएंगी, ओवरी के अंदर पहुंचकर ये जर्म सेल्स एग बनाएंगी, और इसी प्रोसेस को, ये जो गैमेट्स का डेवलपमेंट होगा गोनैड्स के अंदर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और मेच्योरिटी पे ये गैमेट्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, और किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फर्टिलाइजेशन में। भाई ओवरी से क्या, एग बाहर आएगा फेलोपियन ट्यूब में, और मेल से क्या होगा, स्पर्म इजेक्यूलेट होंगे, वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आएंगे और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक नए एम्ब्रियो की शुरुआत करेंगे। तो ये जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे भाई मेटिंग करी, इस ऑर्गेनिज्म ने अपना जीवन जिया, एक टाइम के बाद सेनेसेंस होगा, एजिंग होगी, बुढ़ापा आएगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे क्या कर गया है, अपने बच्चे छोड़ गया, ठीक है, तो एक नई लाइफ की दोबारा से वो स्टार्टिंग करके गया है, तो एक नई लाइफ साइकिल यहाँ पर रिन्यू हो जाएगी। तो बताइए, क्लियर है यहाँ पर सबको? देखिए ये बेसिक है, आई होप आप सबको हो सकता है ये सारी बातें पता हो, लेकिन फिर भी अगर हम किसी यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी भी यूनिट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब पता होना हमें जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। कल मैं आप लोगों को करवाऊंगी क्लीवेज का पैटर्न, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कि ये जो क्लीवेज हमने अभी देखा कि भाई आपका जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट में क्लीवेज की प्रोसेस होती है, माइटोटिकली वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो ये कितने तरीके का होता है, इसके अलग अलग पैटर्न होता है, सब में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे डिफरेंट वेज होता है क्लीवेज का, ठीक है। तो कल हम इसे पढ़ेंगे, साथ के साथ मैं आपको गैस्ट्रुलेशन में होने वाली मूवमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी, और कौन सी जर्म सेल से कौन सा ऑर्गन बनता है, सॉरी, कौन से जर्म लेयर से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म किससे कौन सा ऑर्गन बन के तैयार होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। यहां से पैटर्न ऑफ क्लीवेज से, गैस्ट्रुलेशन की मूवमेंट से और जर्म लेयर से क्वेश्चन आते ही आते हैं पार्ट बी में। तो कल का सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, क्लासेस देखिए, पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइज।